जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी बेसिक थ्योरी होगी वो सभी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा की प्रश्नावली इम्पोर्टेंट होती है, प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं, उतना ही अधिक क्वेश्चन चैप्टर की थ्योरी भी इम्पोर्टेंट होती है। बहुत से बच्चे 100 में से लगभग 80% बच्चे चैप्टर की थ्योरी को पढ़ना पसंद ही नहीं करते। लेकिन आपको चैप्टर की थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ही है आपको जो औरों से बेहतर और यूनिक बना सकती है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का जैसा कि नाम आप सभी को पता है कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चैप्टर के बारे में हम डिटेल में चैप्टर के अर्थ के बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले हमें चैप्टर के में आए शब्दों का अर्थ ही पता होना जरूरी है कि संख्या क्या होती है, ठीक है, और संख्याओं का यूजेस क्या होते हैं। तो चलिए संख्याओं के विषय में अध्ययन करते हैं हम। संख्या को समझने से पहले हमें एक टॉपिक अंक होता है, इसे पढ़ना बेहद जरूरी है। अंकों से ही मिलकर, क्योंकि हमारी संख्या रहती है, अंकों के बाद ये एक नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा संख्याओं का। तो यदि हम परिभाषा की बात करें, वे शब्द या प्रतीक हैं जिनका उपयोग हम अपनी संख्याओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं। ये सब क्या है? हमारे अंक हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मैंने लिखा है यहाँ पर 4 कलम। कलम जो कि वस्तुएं हैं, यहाँ पर कलमों की संख्या कितनी है बताई जा रही है? 4। तो 4 जो कि एक संख्या है, जिसे कि हमने एक शब्द द्वारा अंकित किया है यहाँ पर। और इसी शब्द को यदि हम प्रतीक के माध्यम से दर्शाएं तो कुछ इस तरह से 4 का प्रतीक होता है हमारा। ये हमारा 4 का प्रतीक है। तो संख्याओं का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर शब्द के रूप में या प्रतीक के रूप में, वो हमारा क्या कहलाएगा? अंक कहलाता है। तो इसका मतलब 4 हमारा एक अंक है। दूसरा एग्जाम्पल, 7 पुस्तक। पुस्तकों की संख्याओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हम शब्द के रूप में कर रहे हैं। दूसरा, इस 7 के प्रतीक के रूप में भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन शब्द या प्रतीक को ही हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं, जो कि संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें, हमारी पूरी गणित में 0 से लेकर 9 तक की कुल 10 अंक ही शामिल होते हैं। सभी संख्याओं को लिखने के लिए हम 0 से लेकर 9 तक की केवल 10 अंकों का ही इस्तेमाल करते हैं। अब अच्छा, एक पॉइंट और बन सकता है इसमें, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे। यहाँ से यदि हम देखते हैं तो अंकों की संख्या लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है, माने अंकों की संख्या यहाँ पर सीमित है। अंकों की संख्या क्या है? सीमित है। और कितनी है यदि आपसे पूछा जाए? कुल 10 है, ठीक है। अब बात करते हैं हम संख्या की। संख्या की परिभाषा की ओर चलते हैं। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग वस्तुओं को मापने, गिनती करने आदि में किया जाता है, इन्हें क्या कहलाएंगे? हमारी गणितीय वस्तुएं संख्या कहलाएंगी, ठीक है। संख्या के अंकों के आधार पर हम संख्या के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रकार है हमारा एकल अंकीय संख्या। दूसरा 2 अंकीय संख्या। तीसरा 3 अंकीय संख्या। इसी प्रकार से बहुत से प्रकार की संख्या हमारी बन सकती है। एकल अंकीय संख्या किन्हें बोलते हैं? जिनमें केवल एक अंक होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें केवल एक ही अंक शामिल हुआ है, तो इनको हम एकल अंकीय संख्या कहेंगे। 2 अंकीय संख्या जो 2 अंकों से मिलकर बनी होती है, उन्हें 2 अंकीय संख्या। 3 अंकीय संख्या जो 3 अंकों से मिलकर बनी होती है, उन्हें
3 अंक की संख्या बोलते हैं। तो एक विशेष स्पेशल पॉइंट यदि हम यहाँ से नोट करना चाहें वो देखना है यहाँ पर कि जितने भी अंक है हमारे इस एकल अंक की संख्या में शामिल है, माने संख्या में शामिल है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी अंक हमारे संख्या होते हैं या प्रत्येक अंक संख्या होते हैं। एक नोट लिखने का प्रयास करता हूं, देखना कि प्रत्येक अंक संख्या होती है। वो चाहे किसी भी प्रकार की संख्या हो, हमारी है तो संख्या ही, एकल अंक की संख्या बोलेंगे हम उसको। प्रत्येक अंक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक संख्या परंतु प्रत्येक संख्या अंक नहीं होती, अंक नहीं होती। प्रत्येक संख्या अंक नहीं होती है। ध्यान से देखना इस नोट को। देखिए, संख्याओं के एकल अंकीय संख्याओं के अतिरिक्त हमारे और भी बहुत सारी संख्याएं। क्या सभी प्रकार की संख्याएं हमारे अंक हैं? नहीं। ध्यान से देखिए, 12 जो हमारी संख्या है इस इन अंकों में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, या 15 या 10, इन संख्याओं का अंकों में कहीं भी आप अंक दिखाई नहीं दे रहा है आपको। ये जितनी भी संख्या है हमारी इसमें शामिल नहीं, लेकिन एकल अंकीय संख्या सभी हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सभी अंक तो हमारे संख्या बन गए हैं, परंतु क्या सभी संख्याएं जैसे कि 111 हो, 112, 115, 12, 15, 10 ये हमारी संख्याएं, क्या सभी संख्याएं हमारे अंक हैं? नहीं। तो यहाँ पर इसलिए नोट में कहा गया प्रत्येक अंक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक संख्या अंक नहीं होता है। प्रत्येक संख्या अंक नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए एक नोट संख्याओं से रिलेटेड और पढ़ते हैं। संख्या जो होती है हमारी शून्य से अनंत तक होती है। जिस प्रकार अंक हमारे 0 से 9 तक होते हैं केवल, उसी तरह से संख्या हमारी शून्य से अनंत तक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अनलिमिटेड होती है, कि कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह से अंकों की हमारी एक सीमा है कि ये कुल 10 ही होते हैं, पूरी गणित में हमारे केवल कुल 10 अंकों का ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमारी जो संख्याएं होंगी वो शून्य से अनंत तक होती है, कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती। यदि कोई भी संख्या बड़ी हम बता देते हैं तो उसमें एक ऐड करने पर हमें उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम एक पॉइंट यहाँ से ये भी बन सकता है कि क्या कोई संख्या सबसे बड़ी हो सकती है? नहीं, कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर। कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। अच्छा, और दूसरा पॉइंट अंकों से रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं कि अंकों में सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। तो हम कह सकते हैं कि 9 सबसे बड़ा अंक है। सबसे बड़ा अंक है, जबकि संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। अब आती है बारी हमारे चैप्टर के परिभाषा की। चैप्टर का अर्थ क्या है हमारे, तो चलिए पढ़ते हैं हम। हमारे चैप्टर की परिभाषा जो है, संख्या पद्धति किसे बोलते हैं? ऐसा प्रक्रम या ऐसी प्रणाली जिसमें संख्याओं को लिखने एवं सुव्यवस्थित नियमों के आधार पर संख्याओं का नामकरण करते हैं। माने एक ऐसा प्रक्रम या ऐसा प्रोसेस जिसमें हम संख्याओं को लिखना सीखते हैं, साथ ही संख्याओं में कुछ विशेष नियमों के आधार पर उनका नामकरण करते हैं, उन्हें अनेक संख्याओं में वर्गीकृत करते हैं। ये हमारा सिस्टम या ऐसा प्रक्रम या ऐसी प्रणाली हमारी संख्या पद्धति कहलाती है। जैसे
अब हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संख्याओं के प्रकार में हमारी सबसे पहली प्रकार की है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को कैसे लिखते हैं हम, जैसे इसमें बताया गया है संख्या पद्धति में कि लिखना सीखते हैं हम। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही ये एक से शुरू होती है। एक विशेष नियम रखा गया है यहाँ पर, सुव्यवस्थित नियम कहा ना हमने कि एक सुव्यवस्थित नियम रखा गया है जो स्पष्ट करता है पूरी तरह से कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक से शुरू होंगी। ठीक है, ये एक नियम फॉलो हो रहा है यहाँ पर कि एक से जो शुरू होने वाली संख्याएं हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याएं हमारी अनंत तक होती है। मैंने डेढ़ डैश लगा रखा है, इसका मतलब अनंत तक होती है, और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एक से होती है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का नोटेशन क्या है, डब्ल्यू। पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू से लिखते हैं या डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। तो इन दोनों से प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्याओं में एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यदि आप प्राकृतिक संख्याओं में पूछते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हमारा उत्तर होगा एक। दूसरा पॉइंट और क्या बन सकता है पूर्ण संख्याओं से को लेकर, अब कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, वो तब होगा हमारा उत्तर 0 माने शून्य। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी पूछी गई तो एक, पूर्ण संख्याओं में तो 0। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हो रही है पूर्ण रूप से। देखिए यहाँ पे एक से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक, यहाँ पर भी, यहाँ पर सिर्फ शून्य एक्स्ट्रा है हमारे पास, बाकी सभी हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या होती है। यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो हमने लिख लिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम पूर्णांक की। पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्णांक हमारे तीन तरीके के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। परिभाषा को समझने के लिए हम यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचता हूँ, संख्या रेखा जो कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी। संख्या रेखा पर हमारा मिड में शून्य होता था, और शून्य के दाईं ओर हमारी सभी प्लस वाली संख्या होती थी, और बाईं ओर सभी माइनस वाली संख्या माने ऋण संख्या। इस तरफ सारी धनात्मक संख्या और इस तरफ सारी ऋणात्मक संख्या थी। ये माइनस इंफिनिटी हो गया हमारा, ये प्लस इंफिनिटी हो गया। तो यदि वास्तव में हम बात बताएं कि धनात्मक पूर्णांक की परिभाषा क्या है, तो शून्य से दाईं ओर, शून्य से दाईं ओर के सभी पूर्णांक हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और शून्य से बाईं ओर के सभी पूर्णांक हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं या ऋण पूर्णांक होते हैं। अब शून्य को क्या कहेंगे हम, तो देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि शून्य पर ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, माने न तो माइनस ऋण चिन्ह होता है और न ही धन चिन्ह होता है। आपको ये बात ध्यान रखना होगा, शून्य पर न तो धन होता है चिन्ह, न ऋण चिन्ह होता है। तो शून्य को हम उदासीन पूर्णांक भी बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक। शून्य को
शून्य पूर्णांक के अतिरिक्त हम उदासीन पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें हमारे पूर्णांक में प्लस वाली संख्याएं भी शामिल हो गई, +1 +2 +3 +4, और माइनस वाली संख्या -1 -2 -3 -4। तो पूर्णांक में हमारी धनात्मक सारी संख्याएं आ गई हैं, ऋणात्मक सारी संख्याएं आ गई हैं, शून्य भी आ गया है। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि 1 से लेके बाकी सभी संख्याएं अनंत तक इसमें उपस्थित हैं, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं। तो इसका अर्थ तात्पर्य हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्या होती है? पूर्णांक होती है। एक पॉइंट और ध्यान से यदि आप देखते हैं कि शून्य से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं भी इसमें उपस्थित हैं, शून्य से अनंत तक, और यहाँ पर 1 से अनंत तक ये सभी आ रही है इसमें। और शून्य से अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिख कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब इसको कैसे याद करें? इसे याद करने का थोड़ा एक इंपॉर्टेंट नोट बताता हूं मैं आपको। हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्याओं को w से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या n है हमारी, पूर्ण संख्याएं w है, और पूर्णांक z हो गया है। एबीसीडी में यदि हम क्रम ध्यान से देखें, इन तीनों अक्षरों में सबसे पहले n आता है, फिर w, फिर z आता है हमारा। तो हमें एबीसीडी का क्रम याद रखना है कि n के बाद w आ सकता है और n के बाद z भी आ सकता है। माने कैसे याद रखेंगे कि सभी n माने प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, और सभी n माने प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं। अब w की बात करें हम, तो w z हो सकता है मतलब सॉरी w z होता है, माने सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं हमारी। लेकिन इसका यदि आप अपोजिट करना चाहें तो रॉन्ग हो जाएगा। सत्य सत्य में इसके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आप ऐसे याद रख सकते हो, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। ऐसे आप रिवर्स में चलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी नहीं होती है। आपको सिर्फ एबीसीडी के क्रम के अनुसार ही चलना है। यदि एबीसीडी के क्रम के हिसाब से अक्सर आ जाता है आपका तो सत्य है, यदि रिवर्स में चल रहा है तो असत्य है, ठीक है। अब बात आती है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और साथ ही p और q दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो हमारी में सभी संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में एक पॉइंट और है, यदि हमें परिमेय संख्या दशमलव के रूप में मिलती है तो इनका दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव प्रसार दो तरह का हो सकता है, या तो शांत होगा या अशांत में आवर्ती होगी। परिमेय संख्या यदि हमें दशमलव प्रसार के रूप में देखने को मिलती है तो दशमलव प्रसार में या तो शांत होगा उनका, या अशांत में आवर्ती होगी। अब शांत और अशांत आवर्ती क्या होती है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। पहले भिन्न का एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 3/5, 7/4,
ये सभी हमारे भिन्न के रूप में हो गए हैं, परिमेय संख्याओं के उदाहरण। अब यदि हम दशमलव प्रसार के रूप में उदाहरण दें, 0.357, ये हमारा दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत हो गया है, माने 7 तक ही विभाजित हो चुकी है संख्या जो भी थी। अब यदि हम लिख दें 0.3333, ऐसे ही लगातार हर बार जब भी हम संख्या को भाग देते हैं तो 3 3 ही प्राप्त हो रहा है लगातार हमें। यहाँ पर संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर अशांत दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। साथ ही 3 लगातार बार बार आ रहा है, माने 3 की आवर्ती हो रही है, तो अशांत कैसी होगी, आवर्ती। तो यदि आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत में आवर्ती हो, तो इसका मतलब वह संख्या हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या को लेकर एक एग्जाम्पल को लेकर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। प्रश्नावली में आएगा आपके क्वेश्चन, क्या 0 या 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए, हाँ हम कह सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। और सॉरी, एक चीज इसमें मिस हो गई मुझसे बताने की, परिमेय संख्या p बटा q के रूप की होती है। साथ ही यहाँ पर शर्त है कि p q पूर्णांक है, और एक शर्त और है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। भाई ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाला पॉइंट है जो कि मिस हो गया था हमसे, कि पी क्यू पूर्णांक होने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 0 की बात कर रहे थे हम, 0 पर आते हैं कि क्या 0 एक पूर्णांक परिमेय संख्या। यदि देखिए 0 को यदि हम 0/5 लिख दें तो इसकी वैल्यू इसके बराबर ही होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान भी 0 ही आएगा। और हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके। देखिए जी, p बटा q रूप लिखा जा रहा है यहाँ पे 0 को, p बटा q, p बटा q। दूसरा, p और q पूर्णांक होने चाहिए। भाई यहाँ पर 0 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, यहाँ पर 0 पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, अर्थात हमारे p और q दोनों ही पूर्णांक है, पूर्णांक हो रहे हैं। पहली शर्त और दूसरी शर्त दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी शर्त हमारी क्या है कि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू क्या है हमारा यहाँ पर 10, तो क्यू भी 0 के बराबर नहीं है, क्यू बराबर 10 है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0। तो सभी शर्तें हमारी कंप्लीट कर रहा है शून्य। शून्य हमारी तीनों की तीनों शर्तें शून्य पर लागू हो रही है, तो इसका अर्थ हुआ कि शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय की जस्ट उल्टी होती है। परिमेय संख्या को हम p बटा q से प्रदर्शित करते थे, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। साथ ही इनका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं का, वो अशांत होता है, और अशांत में अनावर्ती। यदि हम अपरिमेय संख्याओं को पहचानने की चाहें तो उसके लिए ये बात ध्यान रखना हमेशा कि अंडर रूट के अंदर यदि हमें अभाज्य संख्या मिलती है, अभाज्य संख्या कहो या आप ऐसे कहो कि पूर्ण वर्ग संख्या न हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अंडर रूट के अंदर, या तो आप कह सकते हो कि अभाज्य संख्या मिल जाए,
या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसा बोल सकते हो आप। यदि अंडर रूट के अंदर है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल, जैसे अंडर रूट के अंदर मैंने लिख दिया 5। 5 एक अभाज्य संख्या है, और साथ ही आप ऐसे भी कह सकते हो कि 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। या अंडर रूट के अंदर 2 आ गया है, अंडर रूट के अंदर 3 आ जाए, ये सभी क्या है, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो 2 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 भी, या आप इनको अभाज्य संख्या बोल सकते हो। ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है सभी। अब यदि दशमलव प्रसार में आपको देखने को मिल जाए तब कैसे आएगा। दशमलव प्रसार में जैसे दशमलव, 0.1, 0.1, 0.01, 0.001 डैश डैश डैश, कुछ ऐसी संख्याएं मिल जाए हमें। देखिए दशमलव प्रसार यहाँ पर डैश डैश लग रहा है, इसका मतलब अशांत है, और हर बार संख्या बदल कर आ रही है। पहले 1 आया, फिर उसके बाद 0.1, फिर 0.001, फिर 0.001। हर बार संख्या अलग अलग बदल कर आ रही है, माने किसी भी संख्या की बार बार आवर्ती नहीं हो रही है। जब आवर्ती नहीं होती तो बोलते हैं हम अनावर्ती। तो हम बोलते हैं जब दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो कि वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या से रिलेटेड एक एग्जांपल बहुत ही ज्यादा फेमस है, पाई। आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, इस पर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, चाहे आप इसका नोट बना सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है इसको पाई को लेकर, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं मोस्टली कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और यहाँ पर पाई जो है हमारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई को हम अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं, और 22/7 को परिमेय संख्या। भाई जब पाई का मान ही 22/7 आप बता रहे हो तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसका मतलब अपरिमेय और परिमेय बराबर होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। वो क्यों, समझने का प्रयास करना। क्योंकि जो हम पाई की वैल्यू बताते हैं कि 22/7 है, वो पाई की वास्तविक वैल्यू नहीं है, वास्तविक मान पाई का नहीं है, ये पाई का लगभग मान है। पाई का लगभग मान 22/7 होता है, जिसे कि हम मान लेते हैं कि पाई का जो मान है वो 22/7 के बराबर है। पाई का अभी तक कोई वास्तविक मान ज्ञात नहीं किया गया है। जैसे आप साइंस में पढ़ते हो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान आप पढ़ते हो जी बराबर 9.8, ये भी पढ़ते हो। और कहीं कहीं पर इसका मान, हम जी का मान 10 भी मान लेते हैं। कुछ प्रश्नों में हम जी का मान 10 भी मान लेते हैं, और कुछ, और वास्तविक मान क्या है इसका, 9.8। यहाँ पर जी का तो गुरुत्वीय त्वरण का तो वास्तविक मान हमें पता चल गया, लेकिन पाई का वास्तविक मान अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है। जिस तरह से जी का मान 9.8 हमें ज्ञात हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों हम अपनी सुविधा के अनुसार जी का मान लगभग 10 मान लेते हैं। उसी तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पाई का लगभग मान 22/7 मान लेते हैं, और क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं, अपना सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब परिमेय और अपरिमेय से संबंधित कुछ स्पेशल नोट समझने का प्रयास करना, कि यदि हम परिमेय संख्या लें, परिमेय संख्या, और इसमें हम अपरिमेय संख्या को जोड़े अथवा घटाएं, परिमेय संख्या में हम या तो अपरिमेय संख्या को जोड़े अथवा घटाएं, तो हमें रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा।
या आप कह सकते हो जो भी रिजल्ट में संख्या मिलेगी वो अपरिमेय ही होगी। एग्जाम्पल से जैसे परिमेय हमने जीरो लिया, हमने पढ़ा भी है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय के रूप में हमने अंडर रूट दो ले लिया। जीरो को अंडर रूट दो में जोड़ो अथवा घटाओ तो अंडर रूट दो ही मिलना है हमें। यदि जोड़ा तो प्लस के अंडर रूट दो, घटाया तो माइनस के अंडर रूट दो। तो ये दोनों ही क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। दोनों स्थिति में क्या मिली है हमें, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि परिमेय संख्या में यदि हम गुणा करें अपरिमेय संख्या की, परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या गुणा अथवा भाग करें तो हमें रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे भाई कंडीशन होगी, क्या, शून्य को छोड़कर। शून्य को छोड़कर भाई जीरो परिमेय संख्या हमें जीरो नहीं लेनी है तो ही ये रूल हमारा अप्लाई होगा। अन्यथा यदि हम शून्य को लें तो रिजल्ट हमारा बदल जाएगा। देखिए, परिमेय संख्या यदि हम शून्य ना ले, एक लिए हमने, और अपरिमेय संख्या हमने अंडर रूट तीन ले ली। अंडर रूट तीन की एक में गुना करेंगे तो अंडर रूट तीन ही मिला है हमें। आप भाग करोगे तो भी अंडर रूट तीन मतलब अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि शून्य को छोड़कर। यदि हम परिमेय संख्या के रूप में शून्य को लें और अपरिमेय संख्या के रूप में अंडर रूट पांच लेंगे तो शून्य गुना अंडर रूट पांच शून्य ही मिलेगा, जो कि क्या हो गया, जा परिमेय संख्या। रिजल्ट हमें मिलेगा क्या, परिमेय संख्या। और हम क्या कह रहे थे कि रिजल्ट मिलेगा अपरिमेय संख्या। तो रिजल्ट कब चेंज होगा, जब हम शून्य को शामिल कर लेंगे। यदि शून्य को छोड़कर हम बात करें तो रिजल्ट हमेशा हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा, और यदि शून्य को शामिल करेंगे तो रिजल्ट परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल में समझा है। अब यहीं पर समझ लेंगे हम, एक संख्या है हमारी वास्तविक संख्या। एक टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है हमारी, जिन्हें हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का ही संग्रह होता है, माने दोनों का समूह जो होता है हमारा वो वास्तविक संख्या कहलाता है हमारा। दोनों में से कोई भी संख्या, परिमेय संख्या की यदि आप बात करो वे भी सारी वास्तविक संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या वे भी सभी वास्तविक संख्या ही होंगी। या तो आप ऐसे समझो, या एक दूसरा आप कह सकते हो कि वास्तविक संख्या किन्हें बोलते हैं हम, यदि हमारे पास कोई संख्या है और उसका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाए। माने परिभाषा पे यदि हमें कि वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है वे क्या होंगी, हमारी वास्तविक संख्या कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से यदि मैं समझाऊं, -5 का यदि मैं वर्ग करता हूं तो प्लस माइनस 25 प्राप्त होता है, सॉरी +25 प्राप्त होएगा हमें। माइनस की संख्या का भी वर्ग करने पर हमें धनात्मक ही प्राप्त हुआ है। तो इसका तात्पर्य है कि -5 एक वास्तविक संख्या है क्योंकि वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या मिली है। यदि हम √5 का वर्ग करें तो भी मुझे धनात्मक की संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर ऊपरली परिभाषा के अनुसार भी यहाँ पर -5 हमारी परिमेय है और परिमेय संख्या का वर्ग किया हमने, धनात्मक संख्या मिली। इसका धनात्मक संख्या मिली तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है। तो पहली परिभाषा भी यहाँ पर लागू हो रही है। देखिए, अब यदि √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है
इसको चेक करते हैं हम। इसका वर्क किया तो प्लस प्राप्त हुई है हमें संख्या। दूसरी परिभाषा के अनुसार संख्या का वर्क करने पर धनात्मक संख्या जो प्राप्त हुई, तो इसका तात्पर्य है कि संख्या वास्तविक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।